हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं चर्चा के विषय के रूप में टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ डेली का डोज 22 मई के नाम से। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्नलिखित में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो चुनाव संपन्न हुआ है, तो उसमें सबके रिजल्ट भी आ चुके हैं और बारी बारी से सबके नए नए मुख्यमंत्री नियुक्त हो रहे हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं केरल स्टेट की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ लिया भी हाल ही में। तो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है ओमान चांडी, दूसरा ऑप्शन है ए के एंटनी, तीसरा ऑप्शन है पिनरई विजयन, चौथा ऑप्शन है के कृष्णन कुट्टी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसका सही आंसर है पिनरई विजयन। ये आपको याद रखना है। ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम्स में या पीसीएस एग्जाम्स में खासकर पूछे जाते रहे हैं और आने वाले जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें इसके पूछने की संभावना काफ़ी प्रबल है। तो हम बात कर रहे हैं पिनरई विजयन की, जिन्होंने लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और अगर हम बात करें केरल के राज्यपाल की, तो केरल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने, जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी किसी स्टेट में मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है, उनकी नियुक्ति की जाती है, तो इसमें राज्यपाल ही उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पे केरल में आरिफ मोहम्मद खान ने सेंट्रल स्टेडियम में, जो केरल का जो सेंट्रल स्टेडियम है, वहाँ आयोजित एक समारोह में इन्होंने पिनरई विजयन को लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि लगातार दूसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है और इनका नाम है पिनरई विजयन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट स्पेशल में। जैसे आप देखोगे कि नियुक्तियां जो होती हैं, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो उस सेक्शन में ये क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही में किस किस स्टेट में नियुक्तियां हुई हैं अलग अलग मुख्यमंत्री के रूप में, या फिर किसी पद पे किसी का अगर नियुक्ति होता है उस सेंस में। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम्स और पीसीएस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आतंकवाद जो है वो एक वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने, और आए दिन आप लोग समाचार पत्रों में या फिर न्यूज़ में देखते रहे। तो अभी की अगर हम बात करें, तो अभी अगर हम ये इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की बात करें, तो वहाँ भी एक आतंकवादी संगठन है हमास, जिसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी फ़िलहाल वहाँ पे 11-12 दिन के संघर्ष के पश्चात संघर्ष विराम घोषित कर दिया गया है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, ये जो आतंकवाद रूपी जो दानव है, ये हमेशा ही एक वैश्विक महामारी के रूप में हमारे समक्ष में है, जिससे सभी देश, सभी विश्व के सभी देश त्रस्त हैं, जो विश्व वैश्विक शांति को भंग करता है समय समय पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि आतंकवाद विरोधी दिवस, यहाँ पे भी आप देखोगे ये डेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये डेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एक खास विषय वस्तु पे वैश्विक स्तर पे क्या करते हैं, एक जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम एंटी टेररिस्ट डे की बात कर रहे हैं, तो ये मनाया जाता है 21 मई को। ठीक है फ्रेंड्स, 21 मई को ये मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये 21 मई का दिन आपको याद रखना है, जो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन क्यों खास है, 21 मई को ही क्यों चुना गया। तो इस दिन अगर हम देखेंगे तो हमारे भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी पुण्यतिथि 21 मई को मनाई जाती है इसी दिन। तो राजीव गांधी के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो ये राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में क्यों मनाया जा रहा है, तो आप सबको पता होगा, या आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राजीव गांधी जी का जो एक तरह से निधन नहीं, हम हत्या बोलेंगे, वो आतंकवादियों के द्वारा ही की गई थी। उस समय जब 21 मई 1991 की बात है ये, जब तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर
नामक जगह पर आतंकवादियों ने इनकी हत्या कर दी थी साजिश के तहत। ये एक समारोह में भाग लेने गए थे और उस समय अगर हम बात करें 1991 में, तो एक लिट्टे नाम का आतंकवादी गिरोह था, वो काफ़ी सक्रिय था। तो उन्होंने ही इस घटना की जिम्मेदारी ली थी, जो उस समय श्रीलंका तक पैर पसारे हुए था। और ये तमिलनाडु में एक समारोह में जब राजीव गांधी की उपस्थिति होती है, तो वो इसे अभी एक अवसर के रूप में मान के उनकी हत्या कर देते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि नेशनल एंटी टेररिस्ट डे कब मनाया जाता है, तो आप 21 मई याद रखेंगे। ये वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी, बैंक्स और रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पीसीएस एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। अभी फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमारी जो टीम की घोषणा की गई है श्रीलंका दौरे के लिए, विभिन्न देशों का दौरा करती है भारतीय क्रिकेट टीम। तो अभी जो श्रीलंका दौरे के लिए जो टीम बनाई गई है, इसमें मुख्य कोच की जिम्मेदारी किसे दी गई है, किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है राहुल द्रविड़, दूसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, तीसरा ऑप्शन है विनोद कांबली और चौथा ऑप्शन है अजय जडेजा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है राहुल द्रविड़। आपको राहुल द्रविड़ का नाम याद रखना है। वैसे राहुल द्रविड़ का जो नाम है, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनका काफ़ी लंबा एक कैरियर और सफलतापूर्ण कैरियर रहा है। इन्हें हम दवाल के रूप में जानते थे जब ये खेला करते थे भारतीय टीम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनको श्रीलंका के खिलाफ जो 3 वनडे और 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेली जानी है, तो इंडियन टीम का इन्हें कोच के रूप में नियुक्ति की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि श्रीलंका के खिलाफ जो आगामी मैच होने वाले हैं, उसमें मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है और इनके अनुभव का ये इंडियन टीम फ़ायदा उठाएगी। तो ये प्रश्न स्पोर्ट्स सेक्शन से आता है और ये वनडे एग्जाम्स के लिए और पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप प्रतिदिन इस तरह से 10-10 क्वेश्चन आप पढ़ते रहो, धीरे धीरे आपके पास क्वेश्चंस के स्टॉक हो जाएंगे और एक समय आप जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, वो गलतियां आप कम करोगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहो और रोज़ 10-10 क्वेश्चन ही, बहुत ही सिंपल काम है ये, बहुत ही सिंपल टास्क है आपको याद रखने के लिए। कोई मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है और साथ साथ में आपका तैयार होते जाएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, चौथा प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने निम्नलिखित में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, इससे आप क्या समझते हो। देखिए, भारत में जो न्यायपालिका है, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे या फिर किसी स्टेट लेवल पे अगर कोई हिंड्रेंस होता है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि उसे अपनी निर्णय सुना सके उस विषय वस्तु के संदर्भ में। ठीक है, वो स्वतः संज्ञान ले सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, ये जो न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो जज की नियुक्ति की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में एक परिपाटी रही है कि एक जजों का कोलेजियम बनाया जाता है, जिसमें आप देखोगे कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो उनकी एक कमेटी बनती है जिसे कोलेजियम के नाम से जानते हैं। ये कोलेजियम सिस्टम चलता है। तो इन्होंने अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है जस्टिस अभय चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है जस्टिस राहुल सचदेवा, तीसरा ऑप्शन है जस्टिस संजय यादव, चौथा ऑप्शन है जस्टिस अरुण मिश्रा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है जस्टिस संजय यादव। जस्टिस संजय यादव के नाम की सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के जजों के कोलेजियम के द्वारा कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। तो देखिए, केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के काफ़ी सीनियर मोस्ट जज हैं संजय यादव, जिन्हें 14 अप्रैल से क्या किया गया,
मुख्य न्यायाधीश के रूप में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। ठीक है। और अगर हम इनके करियर की बात करें तो जस्टिस यादव मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी, और फिर इन्होंने 2007 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति इनकी की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है यहाँ पे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी, तो इनका नाम है जस्टिस संजय यादव। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा नियुक्ति वाले, अपॉइंटमेंट्स वाले सेक्शन में, जब आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिसमें जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ICMR ने जो एक होम टेस्टिंग किट की मंजूरी दी है, जो आप घर पे बैठ के एक टेस्टिंग किट आपको दिया जाएगा, जिसके सहारे से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से स्वयं सेल्फ टेस्ट कर सकोगे। तो इस किट का क्या नाम है, तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन है कोविशील्ड, दूसरा ऑप्शन है आयुष 64, तीसरा ऑप्शन है फाइजर बायोएनटेक और चौथा ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। तो इसमें मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें जो सही आंसर है वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है ये पुणे बेस्ड माई लैब के द्वारा विकसित की गया एक टेस्टिंग किट है, जो पुणे में एक माई लैब नाम की एक कंपनी है जो मेडिसिन वगैरह बनाती है, तो उनके द्वारा ये डेवलप किया गया है कोविशील्ड, जिसे ICMR ने मंजूरी प्रदान की है सेल्फ टेस्टिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे सुविधा क्या होगी कि आप घर में ही रह के कोविड जांच के लिए आप कोविशील्ड किट के सहारे से जांच कर पाओगे कि आप कोरोना संक्रमित हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये कोविशील्ड नाम की ये जो टेस्ट किट है, यह एक रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसे RAT बोलते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है, जिसके सहारे से आप कोरोना संक्रमण की जांच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये नाम याद रखना है कोविशील्ड का, और इसे डेवलप किसने किया है, तो ये पुणे बेस्ड माई लैब नामक संस्था ने इसे डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च कर दिया है। गूगल ने अभी हाल ही में एक न्यूज शोकेस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें 30 जो राष्ट्रीय स्तर के हैं और क्षेत्रीय स्तर के मीडिया के द्वारा ये संगठन बनाया गया है, और एक न्यूज शोकेस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसके द्वारा? गूगल ने। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा है भारत और चौथा है बांग्लादेश। तो इस तरह का न्यूज शोकेस जिस देश में लॉन्च किया गया है, उसका सही आंसर है भारत। भारत में गूगल ने न्यूज शोकेस नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसमें 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया को साथ में एक संगठन के रूप में बनाकर इसे लॉन्च किया गया है। तो गूगल की यह जो पहल है वो देश में गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है, और इस दिशा में घोषित वैश्विक निवेश का अभियान का हिस्सा भी बनेंगी ये, जिसमें विश्वसनीय समाचारों और सूचनाओं को एक आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है ये भारत के बड़े और विविध समाचार उद्योग को मदद देने के लिए कई निवेश कार्यक्रमों की भी इसके सहारे घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है, गूगल ने जो न्यूज शोकेस लॉन्च किया है, न्यूज शोकेस नाम से जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो भारत में लॉन्च किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं आपके आगामी एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें देखना है, जैसा क्वेश्चन के अनुसार हमें ये पता करना है कि वह कौन सा देश है जो हाल ही में महासागरों की निगरानी करने के लिए एक नई सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में
भेजी गई है जिस देश के द्वारा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है चाइना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो सही आंसर है वो है चीन। तो हाल ही में चीन ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिससे महासागर की निगरानी की जाएगी, ठीक है, जो समुद्रों और महासागरों की मॉनिटरिंग करेगा और इससे भविष्य में आने वाली समुद्री आपदाओं के लिए हमें पहले से चेतावनी मिल जाएगी। और अगर हम चीन के अगर सैटेलाइट की और इनके अंतरिक्ष मिशन की अगर हम बात करते हैं तो अभी कुछ दिनों पहले कुछ हफ्ते पहले चीन ने एक रोवर मार्स पर पहुंचाया था हाल ही में, जो ऐसा कारनामा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया, चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चीन ने मौसम व समुद्र के पर्यावरण के मॉनिटरिंग के लिए ये सैटेलाइट जो है वो हाल ही में लॉन्च किया गया है। चीन ने इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के जरिए भेजा है। उस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 4B, जिसके जरिए इस सैटेलाइट को भेजा गया है। और उस सैटेलाइट का क्या नाम है फ्रेंड्स, ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो सैटेलाइट का नाम है हेयांग 2D, HY2D सैटेलाइट को भेजा गया है लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के जरिए। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये साइंस टेक से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं या इकोलॉजी या इन्वायरमेंट के संदर्भ में भी इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो आपके वनडे एग्जाम्स में या PCS एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ के वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है, आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही गुजरात के तट से एक बहुत ही भयंकर चक्रवात टकराया था, जो काफ़ी विनाश भी जिसके द्वारा की गई थी, जिसका नाम ताउते था। देखिए ताउते जो नाम है ये एक हिंद महासागर के जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो देश होते हैं उसमें उनकी एक संगठन होती है जिसमें बारी बारी से इस तरह के चक्रवात या फिर तूफान आते हैं तो उनका नाम रखा जाता है। तो इस बार ये ताउते जो है वो चीनी ताइपेई रीजन के जो कंट्री हैं उनके द्वारा रखा गया था ताउते। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इससे प्रभावित इलाकों के राहत व पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है, घोषणा किया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 500 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 1000 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है 1200 करोड़ रुपए और चौथा ऑप्शन है 1500 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है, जो राहत पैकेज की घोषणा की गई है वो है 1000 करोड़ रुपए, जो ताउते से जो प्रभावित क्षेत्र रहे हैं जहां पे राहत और पुनर्वास कार्य करने की ज़रूरत है, इनसे जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए इस सहायता राशि की घोषणा की गई है जो 1000 करोड़ रुपए है। तो इसमें जो राहत और पुनर्वास की कार्य की जाएगी, जैसा कि आप सबको पता है कि गुजरात के तट पे इसने अपना भीषण स्वरूप दिखाया था, जिससे वहाँ के प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास की कार्य की जाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाने का ऐलान किया गया है। और ये भी घोषणा की गई है कि चक्रवात से प्रभावित राज्यों में जिन लोगों के परिजन जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनको 2-2 लाख रुपए एक अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये दी जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है आपको, चक्रवात का नाम ताउते है, ठीक है, जो गुजरात के तट से अभी हाल ही में टकराया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये इसके पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये नाम आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 9वां प्रश्न, अप्रैल 2021 में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होने की घोषणा की है। देखिए नेट जीरो प्रोड्यूसर्स एक फोरम है जिसमें अभी हाल ही में वह कौन सा देश है जो शामिल होने की घोषणा जिसने की है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ऑप्शन है इराक और चौथा ऑप्शन है वेनेजुएला। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसमें जो सही आंसर है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब आपको याद रखना है फ्रेंड्स।
तो देखिए, सऊदी अरब हाल ही में घोषणा किया है कि वह नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश और जो है शामिल है, जैसे कनाडा, अमेरिका, कतर और नॉर्वे इसमें शामिल है। तो देखिए, ये जो नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम है, ये जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के कार्यान्वयन को समर्थन करने हेतु चर्चा करने के लिए, ठीक है, इसमें जो जलवायु परिवर्तन से जो पेरिस समझौता संबंधित है उसमें चर्चा करने के लिए तेल और गैस उत्पादकों के लिए इस फोरम का गठन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, जैसे कि नाम से आपको प्रतीत होता है, नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम है ये, तो इसका उद्देश्य व्यवहारिक रूप से, शुद्ध रूप से शून्य उत्सर्जन रणनीति को बढ़ावा देना है, नेट जीरो इमिशन स्ट्रेटजीज को बढ़ावा देना है, ठीक है, जिससे हम उत्सर्जन जो करते हैं, जैसे कि हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन की बात करते हैं हम, जिससे आप जलवायु परिवर्तन, जलवायु पे इसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले जो गैसेज हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके लिए एक फोरम बनाया गया, नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम। तो उसमें अभी सऊदी अरब ने हाल ही में इसमें जुड़ने की घोषणा की है, शामिल होने की घोषणा की है, ठीक है। साथ ही ये जो फोरम है यह वृत्ताकार कार्बन अर्थव्यवस्था, जिसे सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी के दृष्टिकोण बोलते हैं, उसे आगे बढ़ाने की भी चेष्टा करेगा। यह स्वच्छ ऊर्जा के विकास को बढ़ावा भी देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सब के ऊपर जो ये इसका उद्देश्य है वो है कि यह हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता से विविधता लाने की ओर अग्रसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको नेशंस के नाम याद रखने हैं कि नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में जो हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने शामिल होने की घोषणा की है, तो आप याद रखेंगे सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। ये वनडे एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए और विभिन्न स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 10वां प्रश्न। 23 अप्रैल 2021 से भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफएस का सदस्य बना, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक कब एनजीएफएस का सदस्य बना और एनजीएफएस की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शंस आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 16 दिसंबर 2015, दूसरा ऑप्शन है 12 दिसंबर 2017 और तीसरा ऑप्शन है 20 जनवरी 2016 और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 13 जनवरी 2019। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं बता दूं आपको 23 अप्रैल 2021 से भारतीय रिजर्व बैंक एनजीएफसी का सदस्य बना है, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एनजीएफएस की शुरुआत कब की गई, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 12 दिसंबर 2017, ठीक है। एनजीएफएस क्या है? तो ये नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम एक फोरम बनाया गया है। तो इसमें 23 अप्रैल 2021 से भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये एक सदस्य बना है एनजीएफएस का। तो फ्रेंड्स, हम इसमें देखते हैं ये एनजीएस जो है वो नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो इसका सदस्य कौन बना है अभी हाल ही में? तो भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स, ठीक है, नेटवर्किंग फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जो एनजीएस के नाम से जानते हैं। तो जो हम अगर बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी एनजीएफएस की, तो आप देखेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया प्रश्न के डिस्कस करते समय कि ये 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लेनेट समिट में इसकी शुरुआत की गई थी। और एनजीएफएस केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो अस्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में समर्थन देने के लिए मुख्य धारा विषयक वित्त का इस्तेमाल करते समय उसके उत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में मदद देता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसका उद्देश्य है एनजीएस का, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये इकोनॉमी से रिलेटेड बैंकिंग में ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे
कि एनजीएफएस की स्थापना कब हुई, अगर ये पूछी जाती है तो आप याद रखोगे 12 दिसंबर 2017। और भारतीय रिजर्व बैंक इसमें कब शामिल होता है, कब इसका सदस्य बनता है, तो आप याद रखोगे अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक इसका सदस्य बनता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया डेली के डोज जो आज 22 मई को जो समाहित किया गया था टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उस पर हमने चर्चा किया और आशा करता हूं कि आप सभी लाभान्वित भी हुए होंगे इन क्वेश्चनों से। तो हम इसी तरह कल फिर लेके हाजिर होंगे आपके सामने टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो तब तक फ्रेंड्स, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें और अपने घरों में ही रहें। धन्यवाद।